हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो दिस इज़ यूनिट 6 ऑफ PSIR ऑप्शनल एंड यूनिट 6 ऑफ PSIR इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी थोड़ी सी बड़ी यूनिट है। वो क्योंकि इसके अंदर अलग अलग टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज़ हैं, अलग अलग मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसीज़ हैं, और अलग अलग टाइप्स और मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसीज़ में से अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यही क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं। यही टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसी वजह से ये टॉपिक्स करके जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हर एक टॉपिक के हिसाब से मैं आपको हर लेक्चर में बता भी देती हूँ कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसकी वेटेज ज़्यादा है। वेटेज ज़्यादा कैसे पता लगती है? जिसमें से हर साल क्वेश्चन आ रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से, और जो टॉपिक में से क्वेश्चंस नहीं आते वो आप एंड के लिए रख सकते हो या छोड़ भी सकते हो। वो भी मैं लेक्चर में बता देती हूँ कि ये वाला टॉपिक ऑल्दो सिलेबस का पार्ट है, पर इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, इसलिए आप छोड़ सकते हो। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज़ की, तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और 2020 में ही काफ़ी रिसेंटली भी क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है। 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हैं, बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 2016 में जो पूछा था, एक्सप्लिकेट द फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन दिस इज, यू जस्ट नीड टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसमें लिखोगे, आप फीचर्स लिखोगे, क्योंकि फीचर्स के बारे में पूछा हुआ है। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आंसर राइटिंग के दौरान या जब भी आप कोई भी आंसर अटेम्प्ट करोगे, इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है। अगर आपसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के फीचर्स पूछे गए हैं, तो आप सीधा इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा आप ये बताइए कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती क्या है, एंड देन आपको फीचर्स ही लिखने हैं। ये नहीं कि आप कुछ और लिख रहे हो, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के इर्द गिर्द घूम रहे हो। तो जो भी पूछा गया है उसके ऊपर आपको फोकस करके चलना है। इसी वजह से ये नोट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे, काम आ जाएंगे, क्योंकि आप ये पढ़ के चले जाओगे एज इट इज़, यही लिख के आना है आपको। ये कंटेंट यहाँ पर दिया जाता है, मॉडल आंसर्स वगैरह भी आपको दिए जाते हैं, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। 2020 का एक क्वेश्चन पूछा गया था, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मीन्स द पीपल एज अ बॉडी मस्ट बी एबल टू कंट्रोल द जनरल डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। JS मिल के द्वारा एक आ गया था कमेंट। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का। ऑल राइट, सो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती क्या है? तो इसे हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहते हैं, या फिर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो इसमें होता क्या है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की? अगर मैं बात करूँ, व्हाट इज़ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ पर सिटीजन्स जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, ताकि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स उनके लिए लॉ बना पाएँ। ऑन दी अदर हैंड, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? जहाँ पर सिटीजन्स खुद ही वोट करते हैं, चाहे कोई लॉ हो गया या कोई भी एक स्पेसिफिक प्रपोजल आ गया, तो उसके लिए सिटीजन्स खुद जाके वोट करते हैं फॉर और अगेंस्ट में। ठीक है, किसी भी प्रिंसिपल या किसी भी लॉ के फॉर और अगेंस्ट में अगर लोग डायरेक्टली खुद जाकर वोट कर रहे हैं, डायरेक्टली खुद जाकर डिसाइड कर रहे हैं उस प्रिंसिपल के लिए कि ये होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, उसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। इनडायरेक्ट में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, और रिप्रेजेंटेटिव फिर लॉज बना लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। आप कह सकते हो ये यहाँ पर जैसे एंशंट ग्रीस की कुछ सिटी स्टेट्स थी, वहाँ पर ये सिस्टम हुआ करता था। ठीक, तो यहाँ पर सिंपल यही बात की गई है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसको हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहते हैं, ये एक ऐसी टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है जो कि इस प्रिंसिपल पर बनाई गई है, जहाँ पर जो भी हम लोग कॉमन पीपल हैं, लोग हैं, वहाँ पर हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, जिनको हम इलेक्ट करते हैं, और यही इलेक्टेड लोग आगे जाके हमारे लिए लॉज बनाते हैं, विच इज़ अपोज टू द डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहाँ पर हम लोग खुद ही जाकर कोई भी प्रिंसिपल्स या लॉ जो है उनको डिसाइड करते हैं, फॉर और अगेंस्ट में उनका डिसीजन देते हैं वोट करके। तो आज के टाइम में जो डेमोक्रेसी है वो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ही काम करती है। तो हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या फिर हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं, ये हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा चलाई जाती है। ये रिप्रेजेंटेटिव्स रेगुलर इंटरवल्स पर इलेक्ट किए जाते हैं। हर 5 साल में जैसे हम लोग इलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट अपनी सरकार बनाते हैं, तो ऐसे ही हर एक रेगुलर इंटरवल्स पर इनको हम इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को,
तो आज के टाइम पर जो हमारा कंटेम्प्रेरी एरा है, यहाँ पर जो टर्म है, ये डेमोक्रेसी जो टर्म है, इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का एक सिनोनिम माना जाता है, सिनोनिम की तरह यूज़ किया जाता है। अब एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में इलेक्शंस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे किए जाते हैं, जहाँ पर हर एक औरत और आदमी जब भी 18 साल से ऊपर की एज का हो जाता है तो उसको ये राइट होता है कि वो जनरल इलेक्शंस में जाकर वोट कर सकता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो जिसके ऊपर आप किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेंगे, जेंडर, कास्ट, क्रीड, रीजन, लैंग्वेज, कल्चर के हिसाब से आप कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं करेंगे इनके बेसिस पे या इन ग्राउंड्स पे। तो जितने भी वोटर्स हैं कम्युनिटी के, उनको कलेक्टिवली क्या डिस्क्राइब किया जाता है, कैसे कहा जाता है, क्या बुलाया जाता है, इलेक्टोरेट कहते हैं हम। जो हम लोग आम आदमी हो गए, जो हम जाके वोट करते हैं, हमें क्या कहा जाता है, हमें इलेक्टोरेट कहते हैं। तो एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में इसी वजह से हम कहते हैं कि पॉलिटिकल पावर जो लेजिटिमेसी है वो किसके द्वारा पाती है, हम लोगों के द्वारा ही पाती है। तो हम लोग जो कॉमन लोग हैं, लेजिटिमेसी होती है मतलब जायज़ किसके द्वारा होती है, लेजिटिमेट मतलब जायज़, इलेजिटिमेट मतलब नाजायज़, ठीक है। तो अगर हम किसी भी गवर्नमेंट को जायज़ करार देते हैं कि मान लो अभी एक पार्टी हमें रूल कर रही है, जो भी पार्टी हमारी कंट्री में रूल कर रही है, तो वो पार्टी जायज़ कैसे है, कैसे रूल कर पा रही है, क्योंकि हमने ही उस पार्टी को इलेक्ट किया है, इसी वजह से वो लोग हमें रूल कर रहे हैं, है ना। तो वो हमने जो पॉलिटिकल पावर जो दी है उनको, तो ये पॉलिटिकल पावर कहाँ से आई है, तो वो हम ही लोगों से ये पॉलिटिकल पावर आई है, हमने ही वो पॉलिटिकल पावर को जायज़ बनाया है, ठीक है। तो हम ही लोग जो हैं वो एक्सक्लूसिव होल्डर्स हैं सॉवरेनिटी के, ठीक है। तो हम ये जो सॉवरेनिटी के हम एक्सक्लूसिव होल्डर्स हैं, हम ये पॉलिटिकल पावर जो देते हैं आगे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को या जो भी हमारी पॉलिटिकल क्लास होती है उनको, हम जो ये पावर देते हैं और उनको लेजिटिमेट बनाते हैं उस पावर को, इस चीज़ को हम लोग बेसिकली उस पॉलिटिकल क्लास को ट्रांसफ़र कर देते हैं। कि हम ये कहते हैं कि भैया ये पावर तो हमारे पास है, पर हम ये आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि हमारे बिहाफ पर आप इस पावर को एक्सरसाइज करो और हमारा देश चलाओ या सरकार चलाओ, ठीक है। अब यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के फीचर्स हैं वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो दो सिस्टम आते हैं रिप्रेजेंटेशन के। पहला आता है टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो मान लो एक पूरी कंट्री है कोई हमारी, तो कंट्री तो अभी बहुत बड़ी हो गई। अब यहाँ पर क्या किया जाता है कि टेरिटोरियल या फिर जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर पूरी कंट्री को छोटे छोटे जोग्राफिकल एरियाज़ के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है और उन जोग्राफिकल एरियाज़ को इक्वल पॉपुलेशन के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है, ठीक है। मान लो अब यहाँ पर है यूपी, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल ये है यूपी, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में आप कहो कि एरिया तो ये बहुत बड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर आप कहते हो दिस इज़ दिल्ली, ठीक है। तो आप कहते हो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मैंने ये बना दी, या एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात हम बाद में करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंसी किसे कहते हैं। अभी हम एक नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में समझते हैं, एक नॉर्मल हम आम भाषा में समझते हैं इसको, कि ये तो उत्तर प्रदेश हो गया, ये दिल्ली हो गया। तो ये जो है एरिया, दिल्ली जो है एरिया, वो तो इतना छोटा सा है ना, स्मॉल है, और ये यूपी का एरिया तो हमने बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया। तो ये इक्वली डिवाइड कैसे कर दिया, यहाँ पर तो लिखा है ना कि इक्वली डिवाइड होता है, तो इक्वल पॉपुलेशन होना ज़रूरी है। तो इक्वल पॉपुलेशन इज़ द कैच। तो यूपी में हो सकता है कि यहाँ पर भी 100 ही लोग रह रहे हैं इतने बड़े एरिया में, और हो सकता है ना दिल्ली में भी इतने बड़े एरिया में 100 ही लोग रह रहे हैं। ये चीज़ पॉसिबल है ना। कई लोगों का देखो घर बड़ा होता है, ठीक है, कई लोगों का घर बड़ा होता है, कई लोग एक छोटे घर में भी रहते होते हैं, ठीक है। कई लोग, ये वही सेम चीज़ है, आप 1 BHK में 4 लोग रह रहे हो या 4 BHK में 4 लोग रह रहे हो, बात क्या हुई, पॉपुलेशन तो सेम ही है ना, पॉपुलेशन सेम हो गई। तो हम लोग बेसिकली ये जोग्राफिकल एरिया जो डिवाइड कर रहे हैं, तो पूरी कंट्री को जोग्राफिकल एरियाज़ में हम लोग डिवाइड कर देते हैं इक्वल पॉपुलेशन के बेसिस पर, कि यहाँ पर भी 100 लोग हैं तो दिल्ली में भी 100 लोग होने चाहिए, महाराष्ट्र में भी 100 लोग होने चाहिए, फिर आसाम में भी 100 लोग होने चाहिए, गुजरात में भी 100 लोग होने चाहिए। इस तरीके से हम लोग ऐसे इक्वल पॉपुलेशन के बेसिस पर ये एरियाज़ को डिवाइड किया जाता है, और इन एरियाज़ को कहा जाता है
कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, अब हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो वोटर होंगे उनको ये अधिकार दिया जाता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करें। ठीक है, तो ये सिस्टम काफ़ी सिंपल और कन्वीनियंट माना गया है कि एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को आपने इक्वल पॉपुलेशन में डिवाइड कर दिया तो कोई भेदभाव ये भी नहीं हुआ। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये अधिकार दे दिया गया कि भैया अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद इलेक्ट करो, जाके वोटर्स जाओ वोटिंग करो, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद इलेक्ट कर दो। ये काफ़ी सिस्टम सिंपल था, कन्वीनियंट था, जिसमें ये लोगों के लिए काफ़ी आसान भी हो जाता था। अगर मान लो मुझे दिल्ली में से 100 लोग रहते हैं, यहाँ से मुझे अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनना है, ठीक है, तो मैं जाके अपने रिप्रेजेंटेटिव से आप जान भी सकते हो, आसपास के लोग होते हैं, आप जान सकते हो अपने रिप्रेजेंटेटिव को और बेटर। तो इससे क्या होता है, इलेक्टोरेट के लिए ये आसान हो जाता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को और ज़्यादा करीब से जान जाए। ठीक है, बट कभी कभी इससे ये हो जाता है कि जो आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट लोकल इश्यूज़ हैं उनके चक्कर में नेशनल इश्यूज़ जो बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं वो निगलेक्ट हो जाते हैं, तो ये एक ड्रॉबैक भी है इसका। नेक्स्ट फीचर है फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन का। फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि मान लो जो अलग अलग ऑक्यूपेशन के लोग हैं ना, कोई टीचर हुआ, कोई आपका बिजनेसमैन हुआ, कोई डॉक्टर हुआ, अलग अलग प्रोफेशन के लोग हो गए, ठीक है, अलग अलग इंडस्ट्री के लोग हो गए। तो ये लोग जो हैं अपने अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, अपने अपनी इंडस्ट्रीज़, अपने अपने ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग इनको अधिकार होना चाहिए कि अपने ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन ले। ठीक है, तो फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन यही होता है जहाँ पर लोग जो कि एक अलग अलग ऑक्यूपेशंस के लोग जो भी ये बिलोंग करते हैं या कोई भी फंक्शंस अलग अलग फंक्शन से बिलोंग करते हैं, तो उनको ये अलाउ किया जाना चाहिए, अधिकार होना चाहिए कि अपने ऑक्यूपेशन के बेसिस पर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनें। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन्हें उन्हीं के ही स्पेसिफिक फंक्शंस के तौर पर, उन्हीं के ही बेसिस पर वोट करने का अधिकार दिया जाए। ठीक है, तो आपको जो भी चुनाव करना होगा अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का, वो अपने ऑक्यूपेशन के हिसाब से करना होगा। जैसे अगर हम लोग एजुकेशन की फील्ड से बिलोंग करते हैं एज टीचर्स, और एज हम लोग एजुकेशन की फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग एक ऐसे व्यक्ति को चुन सकते हैं जो कि हमारी ही फील्ड को रिप्रेजेंट करता हो। या अगर कोई पर्सन डॉक्टर है तो वो ऐसे किसी पर्सन को चुन सकता है जो कि हेल्थ की फील्ड से बिलोंग करता हो। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल भी दिया गया है कि जैसे लोग जो कि मान लो इंडस्ट्रियल सेक्टर से जो भी लोग बिलोंग करते हैं वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर वोट करें। ठीक है, जो लोग एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं वो एग्रीकल्चर पॉलिसी पर वोट करें। हम लोग एजुकेशनल पॉलिसी पर वोट कर सकते हैं। कोई डॉक्टर होगा हेल्थ पॉलिसी पर वोट कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये कहा गया है, देखो एक चीज़ के जो भी क्रिटिक्स हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के, वो ये कहते हैं कि जो ये पूरा प्रोसेस चलता है रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है, तो जो लोगों की जो विजडम है, ठीक है, वो एक ये जो प्रोसेस पूरा चलता आता है रिप्रेजेंटेशन का, उससे थोड़ी सी डाइल्यूट हो सकती है, वो हो जाती है। तो इसी वजह से ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो पूरा फॉर्मूला है, ठीक है, तो इसको ये एग्जॉल्ट कर देती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी को, कि यही एक ट्रू डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्योंकि क्या होता है, आपको एक सिंपल सी चीज़ आपको भी पता है, हमारे यहाँ पर क्या चलता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चलता है ना। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन का प्रोसेस चलता है हमारे यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का, यहाँ पर क्या होता है, कितनी करप्शन है ना। आप चुन तो लेते हो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, पर लोगों के पास इतनी पावर आ जाती है, लोग एक पावर में अंधे भी हो जाते हैं, करप्शन हो जाती है, इधर उधर गलत कामों में पड़ जाते हैं लोग। तो वहाँ पर आपके जो मेजर इश्यूज़ हैं वो छोड़ के पैसे बनाने में लग जाते हैं लोग, तो वो चीज़ एक बहुत गलत साइड में चली जाती है। तो यहाँ पर क्या है, वो एक फ्लॉड सिस्टम तो आ ही जाता है। ये जो विजडम होती है ना लोगों की, वो डाइल्यूट हो जाती है। उनके अंदर जो सही गलत, उनकी जो वर्चसनेस है, उनका सही गलत पहचानने का जो विजडम होता है, जो उनका डिसीजन मेकिंग है, और जो सोचने समझने की, जो सही गलत के बीच में सोचने समझने की जो क्षमता है, वो ख़त्म हो जाती है। तो वो चीज़ एक ड्रॉबैक है यहाँ पर। जबकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं, अगर हमें खुद ही मौका मिले कि हम अपने अच्छे बुरे का चुनाव कर लें खुद जाके, तो वो चीज़ हम लोग और बेटर कर सकते हैं, वो हो सकती है। बट इंडिया जैसे इतने बड़े देश में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, वो चीज़ होना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि रिप्रेजेंटेशन के प्रोसेस में थोड़े फ्लॉज तो ज़रूर हैं, बट
जो डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, उसी को ही यहाँ पर कहा गया है कि यही एक ट्रूली डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कही जा रही है यहाँ पर, ठीक है, कि यही एक सही डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि किसी का कोई भी आप अगर आप करप्शन करना भी चाहो नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी को एग्जॉल्ट किया गया। एग्जॉल्ट होता है मतलब प्रेज करना, उसको बढ़ावा देना, ठीक है, ग्लोरीफाई करना, तो उसको ग्लोरीफाई किया गया। ऑलराइट, तो ये थे आपके फीचर्स यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किए। आपको कोर्स की और जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं synopsisis.in। यहाँ पर आप वेबसाइट पर जाओगे तो आपको ऑप्शनल कोर्सेज मिल जाएंगे। सो दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisis.in। यहाँ पर आप जाओगे तो ऑप्शनल क्लासरूम कोर्स में, PSIR ऑप्शनल कोर्स में आपको इस कोर्स की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ऑल्दो हम लोगों का जो फ्री कोर्स है वो भी इक्वली उतना ही अच्छा है, पर आप पेड कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती है, मॉडल आंसर, जो भी एक्स्ट्रा आंसर्स रह गए हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं जो कि हम लोग फ्री कोर्स में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट पेपर में हर साल पूछते हैं। कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और बाकी नोट्स वगैरह तो आपको मिल ही जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू।